गुड इवनिंग। तो गाइज ये 5th एंड 6 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट्स थ्रेट ऑफ सोयल सेलिनाइजेशन टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GS3। ठीक है। तो गाइज 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे बनाया जाता है। तो इसकी वजह से या इस ओकेज़न पे जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हाईलाइट किया कि अगर सोयल में सेलिनिटी कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या थ्रेट हो सकता है हमारी फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कि लोग इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या फिर ओवर इरिगेशन करते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। मतलब कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो लेकिन अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से सोइल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है और सोइल डिग्रेडेशन ग्लोबली हो रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 833 मिलियन हेक्टेयर की जो सोइल है वो ऑलरेडी सॉल्ट इफेक्टेड है और इसमें से जो 10% क्रॉप लैंड है वो सॉल्ट इफेक्टेड है जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी कंसर्न रेज हो रहा है। ठीक है। मतलब कि क्योंकि अगर सोइल अगर डिग्रेड हो जाएगी तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो ऑलरेडी जो वो इतना प्रोडक्टिव सोइल है वो नहीं रहेगी। तो ऑफकोर्स हमारा जो फूड की प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं बन जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हमारे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी स्कीम्स चल रही हैं तो उन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और जो हम चाह रहे हैं कि हंगर हमें ख़त्म करनी है या ये सब करना है तो उन पर भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब क्या हो सकता है अगर सोइल में सैलिनिटी का सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता है तो इसमें क्या हो जाता है सोल्यूबल सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो प्लांट की एबिलिटी होती है मतलब आपको पता है कि आप पानी देते हो रूट्स पे तो प्लांट्स क्या करते हैं उनको ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अगर उसमें वाटर कंटेंट सैलिनिटी कंटेंट बढ़ जाता है तो जो प्लांट्स की एबिलिटी होती है जो पानी को ऊपर तक लेके जाते हैं तो वो कम हो जाती है। ठीक है। और ये नेचुरली होती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स में क्यों होती है क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं होती और इवेपोरेशन नहीं हो पाती जिसकी वजह से। ठीक है। और कुछ सब चीज़ें ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो रही है। ठीक है। अब अगर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इससे क्या होगा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। वाटर क्वालिटी सोइल बायोडाइवर्सिटी और सोइल इरोजन क्योंकि देखो सोइल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है देखो सोइल के अंदर भी क्या होता है जो कुछ नेचुरल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं माइक्रोब्स होते हैं जो उस प्रोडक्टिविटी या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप की ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो ये क्या होएगा सब डिग्रेड हो जाएंगे इसकी वजह से। रिकमेंडेशन ये है कि हमें क्या करना है कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है सस्टेनेबल सोयल और इरिगेशन करना है और ड्रेनेज को मैनेज करना है। ठीक है। और हमें इस तरह से क्रॉप्स को चुनना है जो सोल्ट टॉलरेट कर सकें। ठीक है। और प्लांट्स जैसे इंक्लूडिंग हेलोफाइट्स जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हो सकते हैं। इसके अलावा हमें सोयल लेबोरेटरीज में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट हम रिलायबल डेटा प्रोवाइड कर सके कि किस तरह से आप सोयल को सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकते हो। इनिशिएटिव इंडिया में क्या लिए गए हैं जैसे आपको पता है एक सोयल हेल्थ कार्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सोइल्स एज अ सब स्कीम ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर इसको एक सब स्कीम स्टार्ट की गई है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी क्या करता है सोयल रिलेटेड जो फोरकास्ट है वो कंट्री वाइड प्रोवाइड करता है कि सो दैट हम जो फार्मर्स है वो अपने अपने एरिया में बेटर वे में इरीगेशन प्लान कर सकें और क्रॉप के पैटर्न्स को समझ सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन द भोपाल एंड द इंदौर। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। देखो गाइज अब जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है ये इसलिए प्रपोज किया जा रहा है सो दैट हम क्या करें हमारी जो अब क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो क्राइम से रिलेटेड भी चीज़ें बढ़ रही है जैसे आप डाटा देखते हैं NCRB का। तो PCS को इसलिए प्रपोज किया जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है और हम क्या करें लो एंड ओल्डर को एक तरह से हमें क्या करना है जो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो इसलिए सिस्टम को लेके आ रहे हैं। ठीक है। वेरियस कमिटीज़ इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिन्होंने क्या किया बोला है कि पुलिस रिफॉर्म्स में बोला है कि पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए और उन्होंने रिकमेंड किया कि हम सिटीज़ में PCS दैट इज पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम उन सिटीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। अब देखो इस दो तरह के सिस्टम होते हैं। अब हम इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो अच्छी बात है पॉलिटी में नहीं पढ़ा तो यहाँ पर पढ़ लीजिए बहुत अच्छा टॉपिक है। दो तरह के सिस्टम होते हैं एक ड्यूअल कमांड सिस्टम होता है एक होता है कमिश्नरेट सिस्टम। सबसे पहले हम ड्यूअल कमांड सिस्टम होता है। देखो इसमें क्या होता है जो अभी काफ़ी सिटीज़ में देखो सबसे पहले क्या है ये हम उन्हीं सिस्टम कमिश्नरेट सिस्टम हम कहाँ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है सो दैट हम अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सके देख सके मैनेज कर सकें। ठीक है। तो ड्यूअल कमांड मतलब कि दो लोगों के हाथ में कमांड होती है एक तो DM दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरा होता है SP दैट इज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो क्या करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं मतलब कुछ काम SP का होगा कुछ काम DM का होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है जो SP होता है वो DM के साथ
काम करता है मिलके, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करता है, मतलब दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीएम के पास कुछ पावर्स होती हैं, दैट है वो वारंट, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो एसपी के पास कुछ पावर्स होती हैं कि वो क्राइम और को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, अरेस्ट ले सकता है। इसके अलावा इसको डिजाइनेट इसलिए किया गया था सो दैट हम सारी की सारी पावर डीएम को ना दे दें, ठीक है, कुछ पावर पुलिस को भी रहे, इसलिए हमने डुअल कमांड सिस्टम स्टार्ट किया था। फाइन, इट वाज डेजिग्नेटेड टू एंश्योर अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मेकिंग द पुलिस मोर अकाउंटेबल टू डीएम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फाइन, अब कमिश्नरेट सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, इसमें कहेगा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो पुलिस कमांड स्ट्रक्चर का हेड होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा कि सिटी में किस तरह से काम चलेगा, और ये फिर स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होगा। अब इसमें डीएम का रोल नहीं कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इस ऑफिस मतलब जो कमिश्नरेट सिस्टम का जो ऑफिस होगा, इनके पास कुछ मैजिस्ट्रल की पावर्स भी होगी, मतलब जो पावर डीएम को मिलती है तो कुछ पावर इनके पास भी होगी, जैसे वो कुछ रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल या लाइसेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमिश्नरेट पुलिस होगी, इसको ड्रॉ किया है फ्रॉम द, मतलब कि ये जो बंदा होगा इसका पास जो रैंक होगा वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक होगा या फिर उससे भी ऊपर का, और इसको असिस्ट किया जाएगा बाय द आइदर स्पेशल जॉइंट एडिशनल और डिप्टी कमिश्नर। फाइन, ये जो ऑफिसर्स होंगे इनके पास पावर्स भी होगी प्रिवेंटिव अरेस्ट। आपको पता है दो तरह के अरेस्ट होते हैं, एक पनिटिव होता है और एक होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। तो इन ऑफिसर्स के बाद प्रिवेंटिव अरेस्ट की भी पावर होगी, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि पनिटिव तो पुलिस भी कर लेती है लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट हर कोई नहीं कर सकता है, जो सेक्शन 144 भी इम्पोज कर सकते हैं और चैप्टर कुछ प्रोसीडिंग्स को भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पुलिस के पास पावर होगी टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग एंड रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर। इसके अलावा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि फास्टर वे में डिसीजन बन सकेंगे टू सोल्व कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इश्यूज। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम अंडर द ट्रायल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। अभी क्या देखो, जो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब कि अगर कहीं पे लैंडस्लाइड आने वाले तो उससे पहला जल्दी वार्न कर दो, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द एजिस ऑफ ब्रिटेन्स लैंडस्लिप प्रोजेक्ट, मतलब ये ब्रिटेन का लैंडस्लिप प्रोजेक्ट है, उसी के लाइंस पे इसको बनाया गया है, और ये बेस्ड है रेनफॉल थ्रेशोल्ड्स के सिंस 2000 मतलब 2017 से रेनफॉल का क्या पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को। फाइन, लैंडस्लिप क्या करता है, काम करता है सो दैट वो क्या कर सके, वो ये देखता है कि लैंडस्लाइड किन किन फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करता समझता है, जैसे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या वेदर रहा है, क्या रेनफॉल का पैटर्न रहा है, क्या जियोलॉजिकल कंडीशन है, उन सब चीज़ों को कंसीडर करता है और फिर एक चीज़ को डेवलप करता है। तो उन्हीं लाइंस पे लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इंडिया में वो बना है, ठीक है। लैंडस्लाइड का मतलब आपको पता ही होगा, किसी लैंड पे अगर कुछ भी रॉक का मूवमेंट, अर्थ या डेब्रिस का मूवमेंट होता है और वो नीचे गिरता है जहाँ पे स्लोप एरिया हो, ठीक है, जैसे जो पहाड़ों में होता है ऑफकोर्स वहीं पे होता है, ठीक है। मेजर कोशिश क्या है, देखो या तो जो अर्थ और रॉक है उसका वीक पार्ट होता है, या कुछ मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज है, मतलब कि वहाँ का एरिया इतना ज़्यादा स्टीप स्लोप्स है वहाँ पे, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो सॉइल है उनकी वेजिटेशन नहीं है, सो दैट उनकी पकड़ अब वीक हो चुकी है, ठीक है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि बहुत बड़ा कोज है, डिफोरेस्टेशन या एक्सकवेशन, ठीक है। अब देखते हो कि अब कितना मतलब कि उत्तराखंड में मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ के एरियाज़ को कैसे, मतलब कि जो कितनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें वो करी कैसे गई हैं, वो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई जानबूझ के पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पर क्या करें, मतलब ये डेवलपमेंट भी एक बड़ा चीज़ है। तभी बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इस तरह से डेवलपमेंट करो कि भी एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट ना पहुंचे। फाइन, इसके अलावा अगर इंडिया का देखा जाए, इंडिया का 12.6% लैंड एरियाज है जो लैंडस्लाइड से प्रोन है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलर प्रोन कौन से, तो हिमालय और वेस्टर्न घाट। 2020 के साउथ वेस्ट जो मानसून आया था तो उसमें ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट इशू करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली दार्जिलिंग और नीलगिरीज में। इसके अलावा जीएसआई ने प्लान किया था कि उसको हम 5 मोर एरिया को ऐड करेंगे जिनको हम डेली लैंडस्लाइड की वार्निंग प्रोवाइड करेंगे, एक तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय, मिजोरम, कब तक 2022 तक। इसके अलावा और इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इंडिया में, सबसे पहले जीएसआई का लैंडस्लाइड स्पेक्टिकल मैपिंग है, मतलब वो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करती है, सस्पेक्ट करती है कि कौन सा एरिया ज़्यादा हजार्ड है, जैसे वेरी हाई हजार्ड, देखो जो ब्लू से टिक है जैसे जम्मू कश्मीर और उसके बीच का एरिया, ठीक है। हाई हजार्ड आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट या फिर थोड़ा बहुत उत्तराखंड की चीज़ें, मॉडरेटली जो वेस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है। लो हजार्ड क्या हो सकते हैं, जैसे ये वाला एरिया हो गया या फिर जो ट्रांस हिमालयस हो गई, ठीक है। वेरी लो हजार्ड बाकी जो प्लेन एरियाज हो गया ऑफकोर्स। फाइन, इसके अलावा कुछ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ गाइडलाइंस है जो बेसिकली वो उनको प्रोवाइड करता है जो लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशंस है।
नेक्स्ट न्यूज़ है WTO नेगोशिएशन ऑन द सर्विस रेगुलेशंस कंक्लूड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, काफ़ी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन, WTO की हैं, उन्होंने क्या किया, बातचीत करनी स्टार्ट करी है किस पे, सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस पे, जिसका एम क्या, अब सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस का एम क्या होगा कि जो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइक अगर इंडिया है, इंडिया USA को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो USA के लिए इंडिया क्या हो जाएगा, फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वो चीज़ें ईजी बनाएगा सी वो प्रोसीजर इजीली फॉलो कर सके फॉर गेटिंग अथोराइजेशन और लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग इन द होस्ट कंट्री। समझ लीजिए, अब अमेजोन है, अमेजोन इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करता है, तो अब अमेजोन क्या है, अमेजन एक फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब उसको भी अगर वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस के थ्रू क्या होगा, वो ईजिली इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है, बेटर वे में, अगर उसको लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस ले सकता है, कुछ उसको पावर भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये होगा। इसके अलावा क्या होगा, कुछ लीगल सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, रेगुलेटरी क्वालिटी फैसिलिटेशन, इनसे भी उसको फ़ायदा मिलेगा। मतलब सिंपल है, चीज़ों को आसान बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा अंडर, आपको पता ही होगा, गैट्स का है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज में WTO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो डिटरमाइन कर सकती हैं कि किस किस सेक्टर्स में आप मार्केट एसेस कितना दे सकते हो। लाइक अगर आप खुद ही देख सकते हो, लाइक इंडिया है, ठीक है, इंडिया इसमें खुद डिसाइड कर सकता है कि मैं किस कंट्री को कितना अलाउ कर सकता हूँ कि वो मेरी मतलब कि इंपोर्ट करे या फिर एक्सपोर्ट करे। ठीक है, क्यों, सो दैट वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाना चाहता है या डोमेस्टिक वर्कर्स को बचाना चाहता है। ठीक है, तो अंडर गैट्स WTO मेंबर कंट्रीज कैन डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ मार्केट एसेस दे विल ग्रांट इन वेरियस सर्विस सेक्टर्स एंड ट्रीट फॉरेन एंटिटीज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंटिटीज। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने कंप्लेन किया है कि काफ़ी कंट्रीज़ में अगर आपको लाइसेंस लेना है या उसको अप्लाई करना है तो उसकी प्रोसेस इजी नहीं है। इसके अलावा जो SDR है, मतलब कि जो सर्विस डोमेस्टिक वो होंगे, उनको डज नॉट अल्टर द कमिटमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज अंडर गैट्स, और उनको सिर्फ प्रोसीड्यूर के साथ डील करना होगा, और ये कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, बिजनेस को इंप्रूव करेगा बाय एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अलावा ट्रेड में जो कॉस्ट होता है इसको लोअर करेगा और बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर मतलब जिसकी वजह से ग्लोबली $150 बिलियन बच सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी जो WTO मेंबर्स हैं जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका है, उन्होंने SDR के लीगल स्टेटस पे क्वेश्चन किया है और कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि इसको आप WTO के फ्रेमवर्क के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब कि सिंपल बात क्या है, अब कंसर्न ये रेज किया जा रहा है कि WTO WTO के जो गैट्स के अंडर जो प्रोविजंस हैं वो एक अलग हैं, और जो SDR है, दैट इज़ अ सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस, ये अलग हैं। तो कंट्रीज़ का कहना है कि आप इन दोनों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, जो भी है आप क्लियर करो। फाइन, अब जरा आप पढ़ सकते हो, दो गैट्स के मोड ऑफ सप्लाई, 4 मोड होते हैं, अगर आपको इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। मोड 1 क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी, मतलब क्या आप कर रहे हो, सिंपल क्या है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हो, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, मोड 2 में कंजप्शन हो रही है, मतलब कि स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं। देखो, सबसे अच्छा मोड को जब माना जाता है मोड 4, मतलब कि अगर दो कंट्रीज में सबसे अच्छे रिलेशन है, इसका मतलब मोड 4 हो रहा है। देखो, मोड 1 में क्या होता है, सिर्फ आप एक कंट्री दूसरी कंट्री में चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, मतलब फिजिकली प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, कंजप्शन अब्रोड में क्या है, मतलब कि आप एक कंट्री से दूसरे स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अब वहाँ प्रेजेंस हो रही है। मोड 3 में क्या, कमर्शियल प्रेजेंस, मतलब कि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी यूनिवर्सिटी भी सेटअप कर सकते, जैसे इंडिया है, एक तो अपने बच्चों को वहाँ पे बस क्या करिए, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो मोड 1 का गया। मोड 2 में क्या है, इंडिया अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज भी रही है। मोड 3 में क्या है, इंडिया अपनी यूनिवर्सिटी सेटअप कर रही है इंग्लैंड में। मोड 4 में क्या है, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, जैसे टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स एंड एजुकेशन पर्सनल फ्रॉम कंट्री A टू कंट्री B टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एजुकेशन का एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसके अंदर सभी एग्जाम्पल्स कवर होते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। बैंक स्पीच फॉर अ बैड बैंक फॉर फार्म लॉस। ठीक है, तो कहीं जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बैड लोन्स हो जाते हैं। अब आपको पता होगा बैड लोन्स क्या होते हैं। अब किसी फार्मर ने लोन लिया और वो उसको नहीं चुका पाया, ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट अमाउंट, 90 दिन है उससे ज़्यादा हो गया, तो वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या होएगा, बैंक घाटे में रह जाएगा।
तो उन बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर से क्रिएट हुए हैं, जो लीडिंग बैंक्स हैं उन्होंने एक पिच या एक प्रोसीजर स्टार्ट किया है जिसमें वो एक ARCs को सेटअप करेंगे। और ARCs होती हैं जो मेनली NPAs या बैड लोन्स को रिकवर करती हैं। वो सेटअप करेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो स्पेसिफिकली सिर्फ फार्म लोन्स को डील करेगी। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारी यहाँ पे कोई भी एक यूनिफाइड मैकेनिज्म नहीं है जो NPAs को फार्म सेक्टर में डील कर सके, और कोई भी ऐसा सिंगल लोन नहीं है जो इन एनफोर्स, मतलब कि अगर आप सपोज करो मोर्टगेज का मतलब क्या है, अगर कोई फार्मर लोन लेता है 10 लाख का तो उसको कुछ चीज़ रखनी पड़ती है, क्या बोलते हैं, गिरवी रखनी पड़ती है। तो अगर उसने लैंड गिरवी रख दिया है लेकिन अगर वो नहीं चुका पाया तो फिलहाल कोई लो ऐसा नहीं कि जो उस लैंड को ले सके। मतलब नॉर्मल लोन्स में है लेकिन एग्रीकल्चर लोन्स में नहीं है। तो अभी ये बोला कि एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो एग्रीकल्चर या फार्म सेक्टर में NPS को डील कर सके। और एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई गिरवी भी है तो उन कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो उसको एनफोर्स कर सके। ARCs आपको पता होना चाहिए एक तरह का तीसरी बंदी होती है, मतलब एक दो बंदों में अगर लड़ाई होगी है तो तीसरा बंदा होगा जो इन दोनों में सोल्व कराएगा। उसी तरह अगर इसने इसका पैसा नहीं दिया तो ये क्या करेगी, बोलेगा चल तू टेंशन ना ले, मैं तेरे पैसे निकलवा दूंगा। ठीक है, और उसको पैसे दे देगा बाद में। ठीक है, तो ऐसे एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या लेता है, जिसका पैसा मरा हुआ है उसके वो उतारता है एक म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू। मैंने आपको कभी बार डिस्कस किया, अगर उसके 100 रुपये मरे हुए हैं तो वो बोलते थे देख भाई मैं 100 रुपये तो उससे नहीं निकलवा पाऊंगा, मैं 80 रुपये निकलवा दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों में 80 रुपये के ऊपर काम हो जाता है। बाकी अभी चाहे इससे 85 रुपये निकलवाए चाहे 90 रुपये निकलवाए, ठीक है, लेकिन उन दोनों का काम हो गया 80 रुपये में। ठीक है, तो सिंपल बात है, आपको डेब्ट को रिकवर करता है। ठीक है, अगर 2021 के मार्च एंड तक की बात करें तो बैंक का जो ग्रोथ NPA रेशियो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, वो 9.8% है, इंडस्ट्रीज़ का 11.3% और सर्विसेज का 7.5% है। अगर हम देखा जाए 2021 में जो सेवरल मतलब असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं तो एक कंसर्न है कि NPA की वजह से फार्म सेक्टर में और बढ़ सकता है। मतलब आपको देखा है अभी इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तो क्या क्या मतलब की वादे करते हैं जो भी MLAs वगैरह, यही वादे करते हैं ना कि हम आपका स्पेशली फार्मर्स को क्या हम आपका लोन माफ़ कर देंगे। लोन माफ़ वो कर देंगे लेकिन बैंक का NPA बढ़ जाएगा उससे। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि असेंबली इलेक्शन की वजह से NPA और बढ़ सकता है। बेनिफिट क्या है ARCs का फार्म सेक्टर के लिए, ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है जिससे क्या होगा वो रिकवरी कॉस्ट बढ़ा देता है। इसके अलावा बैंकिंग जो रेगुलेशंस हैं वो भी इफेक्टेड नहीं होता। मतलब कि ऑफकोर्स अगर कोई बैंक घाटे में जा रहा है, ठीक है, और अगर वो ARCs उसको संभाल लेता है तो बैंक की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्टेड नहीं होती। ठीक है, और वो उनकी बैलेंस शीट्स को क्लीन करता रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, विद आई ऑन जॉब्स गवर्नमेंट लुक्स टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो गाइज ये जो न्यूज़ है अगेन इकोनॉमी में कवर होगा। अभी क्या है, DPIIT दैट इज़ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन्होंने बोला है कि 630 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक स्टार्टअप तो होना चाहिए। अगर देखा जाए इंडिया में अब वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और अभी तक DPIIT ने 37,000 से ज़्यादा स्टार्टअप को रिकॉग्निशन दे चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया इसकी वजह से 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अबाउट इसमें से जो 40% स्टार्टअप्स हैं लेकिन वो टायर 2nd या टायर 3rd सिटीज़ में, हम चाहते हैं टायर 4th को भी हम डेवलप करें। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक स्टार्टअप से 12 जॉब्स क्रिएट होती हैं। स्टार्टअप्स के द्वारा क्या चैलेंज फेस किया जा रहा है, हायर नहीं कर पाते वो लोगों को, उनको स्ट्रेटेजी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं कर पा रहे, बहुत रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेपर वर्क वगैरह टैक्स पॉलिसीज़ होगी, या फिर जो उनकी एनफोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली या फंडिंग इशूज़ आते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, हम पढ़ते रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो साथ में स्टार्टअप किया था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के साथ, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम, समृद्ध स्कीम। इसके अलावा कुछ 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वो दिए जाते हैं फंड फॉर स्टार्टअप। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेनिफिट्स भी देते हैं, मतलब अगर कोई स्टार्टअप पेटेंट फाइल करता है तो उसकी फाइलिंग फीस में 80% उसको वापस मिल जाती है और ट्रेडमार्क फाइलिंग फीस में उसको 50% वापस मिल जाता है रिबेट। टैक्स एजम्पशन मिलता है उसको 3 साल तक। और इसके अलावा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स इसलिए स्टार्ट किया गया सो दैट हम आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम को रिकॉग्निशन दे सकें। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ में। डिफ़ॉल्ट बेल, तो कैसे छोटी न्यूज़ होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। काफ़ी लोग क्या करते होंगे 5-6 न्यूज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन 5-6 न्यूज़ और ये कम से कम
आफ्टरनून न्यूज़ हो जाती है, तो इसको इग्नोर ना करो। डिफ़ॉल्ट बेल क्या है? अभी क्या जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है अगेंस्ट अ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज। अभी क्या देखो गाइस, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो सुधा भारद्वाज हैं जो कि एक्टिविटीज़ हैं उनको बेल ग्रांट करती थी, तो इस वजह से जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेल या स्टैच्यूटरी बेल एक राइट होता है एक टू बेल दैट एक्रूज इज व्हेन पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, मतलब सिंपल बात किया है। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो पुलिस को टाइम दिया हुआ 1 महीने का कि इस इंसान को जो हमने अरेस्ट किया गया है इस पे जो चार्जेस लगे हुए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन पुलिस ने उस 1 महीने में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, तो उस इंसान को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, क्योंकि अब उस इंसान का वो राइट हो जाता है जो बंदा अरेस्टेड है। ठीक है, और ये कोड ऑफ क्रिमिनल कोड में भी प्रेजेंट है। काफ़ी ऑफेंसेस में पुलिस के पास 2 महीनों का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हाउएवर फॉर सम ऑफेंसेस 90 और 180 दिन का भी लिमिट है। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई है, जिसकी वजह से अभी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। नेक्स्ट है RBI वेज प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब गाइस आपको प्रायोरिटी सेक्टर लोन आपको पता होगा, देखो मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया, जैसे कोई भी बैंक्स होता है, शेड्यूल बैंक्स होता है, तो उनको बोला जाता है कि आप जो भी लोन प्रोवाइड करते हो उसमें से 40% लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन से लोन आ जाते हैं, कौन कौन से सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल बिजनेसेस हो गया, एक्सपोर्ट वगैरह के इनको हो गया। ठीक है, तो अंडर PSL स्कीम के अंदर क्या जो 40% जो क्रेडिट है वो मस्ट कंपल्सरी आपको स्पेसिफाइड सेक्टर्स को देना होगा। तो इस प्रपोजल में यही है, और ये प्रपोजल नीति आयोग ने रखा है। तो उन्होंने बोला है कि हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने के लिए कोई लोन ले रहा है तो हमें उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर में रखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पेनिट्रेशन बढ़ेगी मार्केट में और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी रिड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इन रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड इंडिया की हेल्प करेगा इन इट्स फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रीहैब, दैट इज अ रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। ठीक है, अब बीज जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगा दिया, ठीक है, मधुमक्खी को रख दिया, तो ये इससे क्या होएगा, एलिफेंट्स को पहले ही वो काट के बता देंगे भाई उधर ह्यूमंस आ रहे हैं तुम बच जाओ। ठीक है, तो अभी के जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उन्होंने क्या किया है, असम में इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट किया है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था कर्नाटका में और वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, तो अब इस प्रोजेक्ट को असम में स्टार्ट, रेप्लिकेट मतलब कि इसी के जैसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, बी फेंसेस को क्रिएट किया जाएगा, मतलब कि जहाँ पे एलिफेंट्स का वे है वहाँ पे बी बॉक्सेस को सेटअप किया जाएगा, सो दैट वहाँ पे ह्यूमन ना एंटर कर सकें। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एंटर करेगा मधुमक्खी काट जाएगी। इन बॉक्सेस को एक स्ट्रिंग कर कनेक्ट किया जाएगा, सो दैट जब भी एलिफेंट्स पास करना चाहेंगे मतलब उस पर्टिकुलर मतलब कि ब्लॉक को, तो बीज क्या कर देंगे, एलिफेंट के हर्ट्स को काट जाएंगी और उनको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है जिसमें ह्यूमन और एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द एनिमल्स। नेक्स्ट है कैनरी ब्लैक बी। अभी क्या है, about 50 days after the Cumbrevize volcano in the Canary Island erupted, tens of the thousands of bees were found alive inside the hives that have been covered in the volcanic ash। देखो कैनरी आइलैंड में अभी फिलहाल में एक वोल्केनो आया था और उसके 50 दिन बाद माना गया है कि कुछ बीज इस वोल्केनो के अंदर अभी भी जिंदा है। हनी बीज क्या यूज़ करते हैं, एक प्रोपोलिस एक मिक्सचर होता है रेजिन लाइक जिसको बी ग्लू भी बोलते हैं, जो कि सब्सटेंस से प्रोड्यूस होता है जो प्लांट्स और बर्ड्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह का हनी बीज क्या करते हैं, प्रोपोलिस को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सब्सटेंसेस। मतलब आपको पता है ना मधुमक्खियाँ कैसे मतलब कि हनी प्रोड्यूस करते हैं, वो एक दूसरे के प्लांट्स पे बैठते हैं, कई प्लांटिंग्स पे बैठते हैं, तो वहाँ से कुछ कुछ क्या करती हैं, सब्सटेंस को कलेक्ट करती हैं और हनी को क्या करती हैं, प्रोपोलिस को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जनरली प्रोपोलिस यूज़ किया जाता है हनी बीज के द्वारा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन वाटर एंड द ड्राफ्ट। ठीक है, तो यही माना जा रहा है कि इसी वजह से जो हनी बीज है वो खुद को सेव कर पाई हैं। नेक्स्ट है कल्चर मैपिंग ऑफ 80 विलेजेस किक ऑफ। अभी क्या है, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें वो विलेजेस को मैप करेंगे, मतलब कि कहाँ कौन से विलेजेस में जो हिस्ट्री में जो पर्सनैलिटीज़ थी, मतलब जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन विलेजेस को मैप करेगी यूनिक क्राफ्ट और फेस्टिवल्स में। ठीक है, मतलब कि इंडिया में इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने विलेजेस हैं, तो हिस्टोरिकली कौन से ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, फेस्टिवल्स, तो उनको मैप करेगी। इससे क्या होएगा, इस प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम क्या करेंगे, एक रजिस्ट्री बनाएंगे, नेशनल रजिस्ट्री बनाएंगे, जिसमें हम हर एक ऐसे हमारे जो हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंट है उन सबको क्या करेंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे, आर्टिस्ट की भी और आर्ट प्रैक्टिसेस की भी, और हर एक आर्टिस्ट को हम एक यूनिक आईडी देंगे और उनके लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे। अभी इसमें कौन कौन से साइट्स को इंक्लूड किया गया है, एक तो यूपी में श्रृंगवेरपुर जो कि लॉर्ड रामा जिसे एसोसिएटेड है, इत्तपुरम जो कि बर्थ प्लेस ऑफ पोएट सुब्रमण्य भारती, थिरुचकुड़ी ए विलेज ऑफ वुमेन पोर्टर्स ये तमिलनाडु में है, सेमपुर और पंद्रनेता ये जम्मू कश्मीर में जो कि एसोसिएटेड है विद द 14th सेंचुरी ऑफ मिस्टिक लाल बहादुर लड़शेड़ी। तो कहते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोन्याक्स ट्राइब। अभी क्या है, ट्राइब्स इज एट द सेंटर ऑफ रीसेंट वायलेंस दैट इरप्टेड इन नागालैंड आफ्टर इंडिया फोर्सेस मिस्टेकनली किल्ड वायलेंस। ठीक है, इंडिया के जो फोर्सेस हैं जैसे कोई भी सीआरपीएफ हो गया, उन्होंने गलती से वहाँ पे कुछ जो सिविल लोग होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग, उनको मार दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या वायलेंस आ गया है। ठीक है, कोनेक्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है नागालैंड में जो नियरली मोन डिस्ट्रिक्ट में सेटल्ड है और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में भी पाया जाता है। ठीक है, इनको आप रिकॉग्निशन क्या देते हो, इनके जो फेसेस हैं वो थोड़े टैटूड रहते हैं वहाँ पे, और ये ट्रेडिशनल हंटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, लेकिन अभी इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। दे वर द लास्ट जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ हेड हंटिंग को वो किया था, मतलब पहले क्या करते थे ये लोग, अपने जो एनिमीज़ का था उनको उसके बाद उनका सर काट देते। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इन्होंने ही ख़त्म किया ये। नेक्स्ट है सिप्रियन फुआस प्राइज़। अभी के जो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव, उनको जॉइंटली सेलेक्ट किया गया फॉर द इनॉग्रल ऑफ सिप्रियन फुआस प्राइज़। इसका 2 और अवार्ड होते हैं, एक तो अडम मार्क्स और डैन, मतलब कि 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया, एक तो निखिल श्रीवास्तव जो इंडिया अमेरिकन है, और 2 और हैं अदम मार्क्स और डैनियल फिल्म। ठीक है, इनको अवार्ड किया जाएगा बाय द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, जिन्होंने काम किया मतलब इनके काम पे, जो ऑपरेटर थ्योरी के काम पे इन्होंने मेथड को डेवलप किया है, हाउ टू अंडरस्टैंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फॉर मैट्रिसेस। ठीक है, नेमली इटरेटिव स्पासिफिकेशन मेथड और मेथड ऑफ इंटरलेसिंग पोलिनोमियल। तो इसको ज़्यादा डीप में मत जाओ, मैथमेटिक का बच्चा होगा, जो साइंस का बच्चा होगा वो समझ जाएगा। नेक्स्ट है संध्या। तो ये जो 4 सर्वे वेसल्स में से एक वेसल है जिसको बिल्ड किया गया बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा, जो कि कोलकाता में है। ये जो शिप है वो एग्जिस्टिंग जो संध्या क्लास सर्वे शिप्स हैं उनको रिप्लेस करेगी, बिकॉज इसमें काफ़ी न्यू जनरेशन हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट है जो ओशन और जियोग्राफिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे। लास्ट न्यूज है एक्सरसाइज इक्विवेलेंट। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया आर्मी और मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स में। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।